नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही इस पर हिंदू मुस्लिम की सियासत शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कांवड़ यात्रा के रूट पर होटल, ढाबे और खाने पीने की चीजें बेचने वालों के आई कार्ड चेक करने वालों को आतंकवादी बताया। हिंदू संगठनों की तुलना पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं की जघन्य हत्या करने वाले दहशतगर्दों से की है। एसटी हसन का आरोप है कि मुजफ्फरनगर में यशवीर महाराज और उनके सपोर्टर ढाबे वालों की पैंट उतरवाकर लोगों का मजहब चेक कर रहे हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसटी हसन के इस बयान पर हंगामा हो गया। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि इस तरह के बाबाओं को जानबूझकर शय दी जा रही है। अगर सरकार को आई कार्ड चेक करना है तो करे, लेकिन बाबाओं को मैदान में किसने उतारा? ओवैसी ने कहा, किसी महाराज को लोगों का आधार कार्ड चेक करने का अधिकार किसने दिया? अगर किसी की पैंट उतारकर मजहब जानने की कोशिश की जाएगी तो इसे कौन बर्दाश्त करेगा? एसटी हसन और ओवैसी को जवाब दिया सुधांशु त्रिवेदी ने। और इसके बाद उत्तराखंड की सरकार ने भी कांवड़ रूट पर खाने पीने की चीजें बेचने वालों को अपना नाम और अपना लाइसेंस नंबर डिस्प्ले करने का आदेश जारी कर दिया। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले विवाद शुरू हो गया तो उत्तराखंड सरकार भी सचेत हो गई। आज पुष्कर धामी की सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि यात्रा मार्ग में पड़ने वाले सभी ढाबों, रेस्टोरेंट्स, फूड स्टॉल्स को अब अपनी दुकान के बाहर अपनी पहचान डिस्प्ले करनी होगी। फूड वेंडर से कहा गया कि दुकान के बाहर फूड डिपार्टमेंट का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाएं। अगर इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो वेंडर्स पर कार्रवाई की जाएगी और शॉप ओनर पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कांवड़ यात्रियों को यह पता होना चाहिए कि जहां वो खाना खा रहे हैं वहां उन्हें शुद्ध खाना मिलेगा। धामी ने कहा कि थूक जिहाद और ऐसी तमाम घटनाओं को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला किया है, इसे सख्ती से लागू भी किया जाएगा। कांवड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है। 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है, इसलिए हमने ये किया है और कल मैं इसकी व्यापक रूप से समीक्षा भी करने वाला हूँ। पिछले समय में थूक जिहाद जैसी घटनाएं आई थी और भोजन को, खाद्य पदार्थों को इस प्रकार से अशुद्ध करना किसी भी कीमत पर देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने उसके खिलाफ पहले भी कठोर कार्रवाई की है, आगे भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। लेकिन धामी सरकार के इस फैसले का विपक्ष ने विरोध किया। हरीश रावत ने कहा कि सरकार का यह कदम अपनी नाकामी छिपाने के लिए है, ध्यान भटकाने के लिए है। उन्होंने कहा कि बजाय ढाबे रेस्टोरेंट को चेक करने में समय बर्बाद करने के धामी सरकार को चाहिए कि कांवड़ियों के हुड़दंग को रोकें जो यात्रा में लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देते हैं। अब बात करते हैं कोलकाता एक खौफनाक गैंगरेप केस की। आज इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। पता लगा कि लॉ कॉलेज की स्टूडेंट के साथ गैंगरेप के मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा की क्राइम कुंडली काफी लंबी है। उसके खिलाफ 4 केसेस पहले से दर्ज हैं। वो पुलिस पर हमले के मामले में आरोपी है, जेल जा चुका है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से उसके करीबी रिश्ते थे, इसलिए कोई भी मनोजीत मिश्रा के खिलाफ खुलकर नहीं बोलता था। हैरानी की बात है कि इस तरह के अपराधी को नियमों को ताक पर रखकर लॉ कॉलेज में नौकरी दे दी गई। चूंकि अब मनोजीत को गैंगरेप के केस में अरेस्ट कर लिया गया है, इसलिए अब कॉलेज के लोग उसकी सच्चाई बयान करने लगे हैं। कोलकाता के गर्ल्स बीटी कॉलेज के प्रिंसिपल मकसूदा खातून ने बताया कि मनोजीत आदतन अपराधी है। राह चलते लड़कियों को परेशान करना, उनका हाथ पकड़ना, शादी का प्रस्ताव रखना, यह उसके लिए बड़ी बात नहीं थी। आज हिमाचल प्रदेश से भी हैरान करने वाली खबर आई है। हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कल एनएचएआई के जिन अफसरों की पिटाई की थी, आज उन्हीं अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। चमियाना पंचायत बोर्ड से वार्ड सदस्य
निहाल ठाकुर ने एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर अचल जिंदल और साइट इंजीनियर योगेश पर रास्ता रोकने और गाली गलौज के आरोप में केस दर्ज करा दिया। इसके बाद अनिल सिंह सामने आए। अनिल सिंह ने कहा कि उन्होंने एनएचएआई के अफसरों के साथ कोई बदसलूकी नहीं की, सारे आरोप झूठे हैं। अनिल सिंह ने कहा कि एनएचएआई के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी है और कई घरों को खतरा पैदा हो गया है। ये बात एनएचएआई के अधिकारी जानते थे कि यह बड़ा मुद्दा बन जाएगी। इसे कवर अप करने के लिए उनके खिलाफ झूठे आरोप लगा दिए गए। आज आतंकवाद को लेकर 2 खबरें आई, एक अमेरिका से और दूसरी पाकिस्तान से। वॉशिंगटन में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को सपोर्ट किया। पूरी दुनिया से दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाले, आतंकवादियों को फंडिंग करने वाले मुल्कों का खुलकर विरोध करने की अपील की। क्वाड के विदेश मंत्रियों की मीटिंग के बाद जॉइंट स्टेटमेंट में पहलगाम हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस हमले को अंजाम देने वाले दहशतगर्दों को खोजकर सजा देने की बात भी कही गई। लेकिन आज ही पाकिस्तान से वहां की फौज और दहशतगर्दों के अलायंस का एक और सबूत सामने आया। लश्कर के आतंकवादियों ने एक रैली करके जनरल आसिम मुनीर से अयोध्या में रामलला के मंदिर को मिसाइल से उड़ाने की डिमांड की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो दहशतगर्द बिलों में दुबके हुए थे, अब वो फिर से बाहर निकल आए हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में आतंकी अड्डों को तबाह किया था। उसी बहावलपुर में हाफिज सईद के आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा ने मसूद अजहर के जैश ए मोहम्मद की एक जॉइंट रैली की। इस रैली में लश्कर का डिप्टी चीफ और आतंकवादी सैफुल्लाह कसूरी भी पहुंचा, जिसका किसी वीआईपी की तरह जोरदार वेलकम किया गया। सैफुल्लाह कसूरी के साथ हाफिज सईद का बेटा तल्हा सईद भी दिखाई दिया। आज अमेरिका से एक बुरी खबर आई है। यूटा स्टेट में एक बड़े हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है। अंधाधुंध फायरिंग की गई है। यूटा स्टेट के स्पेनिश फोक कस्बे में एक बड़ा इस्कॉन टेम्पल है। मंदिर का नाम है श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर। इस मंदिर पर पिछले कुछ दिनों से रोज फायरिंग हो रही है। जब आरती का वक्त होता है, उसी वक्त मंदिर पर गोलियां बरसाई जाती हैं। यह सिलसिला पिछले 3-4 दिन से चल रहा है। आज भी मंदिर पर फायरिंग हुई। मंदिर की दीवारों और कांच की खिड़कियों पर निशाना लगाकर 2 दर्जन से ज्यादा फायर किए गए। कल तक लोगों ने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि सिर्फ 1-2 राउंड फायरिंग होती थी। भक्तों को लगता था कि आसपास कोई सेलिब्रेशन हो रहा होगा। लेकिन आज 30 राउंड फायरिंग हुई। मंदिर की खिड़कियों के कांच टूट गए, दीवारों में गोलियों के निशान पड़ गए, तो मंदिर में मौजूद भक्त डर गए। फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन अभी तक हमलावर का कोई पता नहीं चला है। गोलीबारी की घटना से मंदिर में हाथ से की गई बारीक नक्काशी को नुकसान पहुंचा है। मौके पर मौजूद एक लोकल रिकॉर्डर ने बताया कि फायरिंग करने वाले शख्स की गाड़ी की तस्वीरें मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाई दिया।